किस एक्ट में हमारे भारत के संविधान निर्माण का आंशिक संकेत दिखाई देता है? किस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार एक विधि आयोग का गठन किया गया था? किस एक्ट के द्वारा पूरे देश के लिए एक ही बजट का प्रावधान किया गया? और किस एक्ट के द्वारा हमारे भारत की शासन प्रणाली का पहली बार केंद्रीकरण किया गया? हेलो एवरीवन, मैं सुमित, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग भारत का संवैधानिक विकास शुरू किए थे और उसमें ब्रिटिश कंपनी के शासन के अंतर्गत हम लोग 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट तक पढ़ चुके हैं। तो आज उसी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं और देखेंगे कि ब्रिटिश कंपनी के शासन के अंतर्गत और कौन कौन से एक्ट पारित हुए थे। तो चलिए आज सबसे पहले बात करते हैं 1786 के अधिनियम के बारे में। तो क्या था कि 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस बना, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल के गवर्नर जनरल बनने के लिए उन्होंने दो शर्त रखी थी। वह दो शर्त कौन कौन सी थी? तो पहला शर्त था कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की भी शक्तियां प्रदान की जाए। प्रधान सेनापति, जिसे मुख्य सेनापति भी कहा जाता है या इंग्लिश में कमांडर इन चीफ भी कहा जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का पहला शर्त यही था कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की भी शक्तियां प्रदान की जाए। इसका मतलब क्या था कि हम लोग 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में पढ़ चुके हैं कि उस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी और उस 3 में से एक सदस्य को प्रधान सेनापति बनाना अनिवार्य कर दिया गया था। तो वह जो प्रधान सेनापति बनते थे, कमांडर इन चीफ बनते थे, तो परिषद के उन्हीं 3 सदस्य में से एक सदस्य बनते थे। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या कहा गवर्नर जनरल बनने से पहले कि वो परिषद के 3 सदस्य में से एक सदस्य प्रधान सेनापति नहीं बनेंगे, बल्कि गवर्नर जनरल को ही प्रधान सेनापति की भी शक्तियां प्रदान की जाए। मतलब गवर्नर जनरल को ही प्रधान सेनापति भी बनाया जाए, कमांडर इन चीफ भी बनाया जाए। एक शर्त तो यह था। दूसरा शर्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस का दूसरा शर्त क्या था कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार दिया जाए। तो विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के ही निर्णयों को निरस्त कर समाप्त करके खुद का निर्णय लागू करने का अधिकार दिया जाए। और तब जब यह दो शर्त को उनके मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस के इन दो शर्तों को जब पूरी की जाती, तभी वो बंगाल के गवर्नर जनरल बनते। तो उनके इन दो शर्त को पूरा करने के लिए 1786 का अधिनियम लाया गया और इसी 1786 के अधिनियम के द्वारा इन दो प्रावधानों को पारित किया गया। तो इस तरह से 1786 के अधिनियम के द्वारा जो भी दो कानून पारित हुआ, तो उसे प्राप्त करने वाले पहले गवर्नर जनरल कौन हुए? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हुए। अब बात करते हैं अगले एक्ट के बारे में। वह है 1793 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट या फिर जिसे हिंदी में राजलेख भी कहा जाता है। तो अगर हम बात करें, जब भारत में ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुई, तब ब्रिटिश सत्ता स्थापित होने के बाद यानी 1757 ईस्वी में ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुई, तो ब्रिटिश सत्ता स्थापित होने के बाद यह पहला चार्टर एक्ट था, पहला राजलेख था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश सत्ता स्थापित होने के बाद भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत पहला चार्टर एक्ट कौन सा था या पहला राजलेख कौन सा था, तो वह 1793 का चार्टर एक्ट था। तो चलिए आइए इसके बारे में देखते हैं कि इसके द्वारा क्या क्या
प्रावधान किया गया, इस एक्ट की क्या क्या मुख्य विशेषताएं रही होगी, तो देखते हैं कि इस एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकार को, यानी भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापार करने का अधिकार था, तो उस अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए। दूसरे प्रावधान की बात करें तो इस एक्ट के द्वारा नियंत्रक मंडल के सदस्य को भारतीय राजस्व से वेतन देने की बात कही गई। कहने का मतलब यह हुआ कि हम लोग पढ़ चुके थे कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा अब भारत में राजनीतिक क्रियाकलाप को देखने के लिए 6 सदस्यों वाली एक नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, लेकिन उस समय उन्हें जो वेतन दिया जाता था, उनके सदस्यों को, उनके कर्मचारियों को जो वेतन दिया जाता था, तो वह ब्रिटिश राजस्व से दिया जाता था। लेकिन इस एक्ट के द्वारा क्या प्रावधान किया गया कि अब नियंत्रक मंडल के सदस्यों एवं कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही वेतन दिया जाएगा। तीसरे प्रावधान की बारे में बात करें तो तीसरा प्रावधान था कि इस एक्ट के द्वारा लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। लिखित विधियों मतलब लिखित कानूनों के द्वारा अब किसी भी तरह की प्रशासन की नींव रखी गई थी, तो वह 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही। फिर बात करते हैं इन तीनों प्रावधान को छोड़कर अगर इन 2 प्रावधान की बात करें तो यह 2 प्रावधान 1786 के प्रावधान से ही रिलेटेड है। तो चलिए बात करते हैं कि अगला जो प्रावधान है कि यह कमांडर इन चीफ जिसे प्रधान सेनापति या मुख्य सेनापति भी हिंदी में कहा जाता है, तो कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल इन काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। कहने का मतलब यह हुआ कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में जो प्रावधान किया गया था कि परिषद में जो 3 सदस्य थे और उन्हीं 3 सदस्य में से एक सदस्य वह कमांडर इन चीफ बनेंगे, मतलब बनना अनिवार्य कर दिया था। तो लेकिन क्या हुआ कि 1786 में तो जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए उस प्रावधान को चेंज किया गया, लेकिन अब इसी प्रावधान को आगे भी 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया कि कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल इन काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता को ही अब हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि अब जो प्रधान सेनापति या मुख्य सेनापति या कमांडर इन चीफ जो होते थे, तो वह कोई जरूरी नहीं था कि गवर्नर जनरल एवं उनके परिषद के सदस्य ही होना चाहिए। ऐसा कोई मतलब अनिवार्यता अब नहीं रह गई। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले प्रावधान के बारे में। तो इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को निरस्त करने या अस्वीकृत करने की शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों तक विस्तारित कर दिया गया। इसका मतलब क्या था? तो आइए, यह जो 1786 के द्वारा दूसरा प्रावधान किया गया था कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार, यानी समाप्त करने का अधिकार और अपना निर्णय लागू करने का अधिकार। तो क्या हुआ कि इस प्रावधान को 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा अब सिर्फ लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए ही नहीं, बल्कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद बंगाल के या भारत के जो भी भविष्य में जितने भी गवर्नर जनरल बने, उन सभी के लिए ऐसा प्रावधान कर दिया गया। मतलब कि अब जो भी गवर्नर जनरल बने होंगे, उसका मतलब यह हुआ कि अब वो अपने परिषद के बनाए गए कानूनों को विशेष परिस्थितियों में वह समाप्त कर सकते थे और समाप्त करने के बाद वह अपने कानून को, अपने द्वारा बनाए गए निर्णय को, कानून को वह लागू कर सकते थे। तो यह भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों तक विस्तारित कर दिया गया। तो यह तो था 1793 का चार्टर एक्ट के द्वारा यह 5 प्रावधान। फिर बात करते हैं अगले चार्टर एक्ट के बारे में। तो अगले चार्टर एक्ट के बारे में बात करें तो वह है 1813 का चार्टर एक्ट। तो इसके द्वारा क्या क्या प्रावधान किया गया, आइए इसे देखते हैं। तो सर्वप्रथम इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया का मतलब यह हुआ कि अब भारतीय व्यापार को किसी भी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। इससे पहले भारत
में जो व्यापार कर सकते थे वह सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकते थे। लेकिन अब 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में कोई भी ब्रिटिश व्यापारिक भारत में आकर वह व्यापार कर सकते थे। लेकिन एक शर्त अभी भी रखी गई थी कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त तो कर दिया गया था, लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही रहा। मतलब कि चीन के साथ व्यापार करने का जो एकाधिकार था वह अभी भी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी, और चाय का भी व्यापार वह अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी। और इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी जितने भी व्यापार थे उस व्यापार को करने के लिए सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया था। फिर बात करते हैं कि 1813 के एक्ट के द्वारा अगले प्रावधान के बारे में, तो वह है कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की आज्ञा दी गई। यानी जो भी ईसाई मिशनरी थे वो सभी भारत में अब आकर ईसाई का धर्म प्रचार कर सकते थे। ईसाई मिशनरी इस एक्ट के द्वारा भारत में आकर वह अब अपना काम कर सकते थे, कार्य कर सकते थे। अगले प्रावधान के बारे में बात करें तो वह है कि इस एक्ट के द्वारा भारतीयों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की भी व्यवस्था की गई पहली बार। यानी पश्चिमी शिक्षा कहने का मतलब हुआ अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा। तो इसका मतलब यह हुआ कि किस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार पश्चिमी शिक्षा या फिर पाश्चात्य शिक्षा या फिर अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई, तो वह 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर यह पूछा जाए कि किस एक्ट के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, किस एक्ट के द्वारा भारत में पश्चिमी शिक्षा की नींव पड़ी, किस एक्ट के द्वारा भारत में पाश्चात्य शिक्षा की नींव पड़ी, तो वह होगा 1813 का चार्टर एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें कि अगले प्रावधान के बारे में, तो वह है कि 1813 के एक्ट के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर पहली बार प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। अगले प्रावधान के बारे में बात करें तो वह है कि अंग्रेजों को भारत में आकर बसने एवं व्यापार के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि अब इस एक्ट के तहत भारत में जो भी ब्रिटिश व्यापारिक व्यापार करने के लिए आएंगे और भारत में बसने के लिए आएंगे तो उसके लिए उन्हें लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया। अगर उनके पास लाइसेंस नहीं होगा तो वह भारत में आकर बस नहीं सकते हैं और भारत में आकर व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया गया। फिर अगले प्रावधान की बात करें तो वह है कि भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने का अधिकार दिया गया। मतलब इस एक्ट के द्वारा अब भारत की जो स्थानीय सरकार थी, क्षेत्रीय सरकार थी, तो उन लोगों को भारत के जो भी लोग थे, ब्रिटिश भारत के जो भी लोग थे, उन पर कर लगाने का अधिकार दिया गया। साथ साथ यह भी व्यवस्था की गई कि अगर कोई व्यक्ति कर नहीं देता है तो उन पर मतलब उनके खिलाफ दंड की भी व्यवस्था की गई थी। अगले प्रावधान के बारे में बात करें तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश सम्राट की प्रभुता को प्रकट वो स्थापित किया गया भारत में। तो इस पॉइंट का मतलब क्या है, तो चलिए समझते हैं इसे। तो क्या हुआ कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा अब मद्रास, बम्बई एवं कलकत्ता प्रेसिडेंसी की जो सरकारें थी तो वो लोग उन लोगों के द्वारा अब जो भी विधि बनाई जाती तो वो विधि तभी कानून बनता जब तक कि ब्रिटिश संसद के द्वारा उसे अनुमोदित नहीं कर दिया जाता, जब तक ब्रिटिश संसद के द्वारा उन्हें पारित नहीं कर दिया जाता। अगर ब्रिटिश संसद उन तीनों प्रेसिडेंसी के सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को अगर वह अनुमोदित नहीं करते हैं, पारित नहीं करते हैं, तो उनके द्वारा बनाए गए कानून वह अधिनियम नहीं होता। फिर इसके साथ साथ एक और भी प्रावधान किया गया कि अब जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर या गवर्नर जनरल या प्रधान सेनापति की नियुक्ति बगैर ब्रिटिश सम्राट के
अनुमति के नहीं कर सकता था। तो इसलिए कहा गया कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सम्राट की प्रभुता को प्रकट वो स्थापित किया गया। 1813 के चार्टर एक्ट के बाद अब हम बात करते हैं अगले चार्टर एक्ट के बारे में, तो वह है 1833 का चार्टर एक्ट। तो इस एक्ट के द्वारा क्या क्या प्रावधान किया गया? तो इसके द्वारा पहला प्रावधान था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे विलियम बेंटिक। और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो भी विलियम बेंटिक, लेकिन भारत के पहले गवर्नर जनरल वो विलियम बेंटिक हुए। तो अब बात करें कि जब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो इसका मतलब यह हुआ कि देश की यानी भारत की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया गया। तो केंद्रीकरण किया गया पहली बार 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इसका मतलब यह हुआ कि समस्त शक्तियां अब केंद्र में आकर निहित हो गई। इसे हम लोग अगले लाइन से समझते हैं कि इसका मतलब यह हुआ कि जब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो अब जो भारत के गवर्नर जनरल इन काउंसिल थे, यानी भारत के गवर्नर जनरल एवं उनके परिषद को क्या किया गया कि पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली बार इसी एक्ट के द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया गया, मतलब समस्त शक्तियां केंद्र में आकर निहित हो गई। फिर बात करते हैं कि जब गवर्नर जनरल और उनके परिषद को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया, तो लेकिन उस कानून को अस्वीकृत करने का अधिकार किसके पास था? तो वह सिर्फ नियंत्रक मंडल के पास था। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा राजनीतिक क्रियाकलाप को देखने के लिए 6 सदस्यों वाली नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई थी। तो इसलिए गवर्नर जनरल एवं उनके परिषद को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार तो दिया गया था और उस कानून को हर किसी को मानना था, लेकिन सिर्फ एक ही मतलब की संस्था थी, वह थी नियंत्रक मंडल, जो इनके द्वारा बनाए गए कानून को अस्वीकृत कर सकता था, उसे नकार सकता था और नकार करके वह अपना कानून स्थापित कर सकता था। फिर बात करें कि इस एक्ट के द्वारा यानी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा अब जो भी कानून पारित होता था उसे अधिनियम कहा जाता था, उसे इंग्लिश में एक्ट कहा जाता था। लेकिन 1833 के एक्ट से पहले जितने भी कानून बने उसे विनियम कहा जाने लगा, उसे नियामक कहा जाने लगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि 1833 के एक्ट से पहले जो भी कानून बने उसे नियामक कहा गया या फिर उसे विनियम कहा गया, लेकिन अब इस एक्ट के द्वारा जितने भी नए कानून बने उसे अधिनियम कहा गया या फिर उसे इंग्लिश में एक्ट कहा गया। फिर बात करें कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी की विधि निर्माण की शक्ति को समाप्त कर दिया गया। मतलब यह हुआ कि बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी अब किसी भी तरह का कानून का निर्माण नहीं कर सकती है, किसी भी तरह का विधि निर्माण नहीं कर सकती है। फिर बात करें इस एक्ट के द्वारा अगले प्रावधान के बारे में, तो वह है कि गवर्नर जनरल के परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या प्रावधान किया गया था कि गवर्नर जनरल के परिषद में 3 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी, यानी 4 से घटाकर 3 सदस्य को नियुक्त किया गया था। यानी तब से लेकर अब तक परिषद में यानी गवर्नर जनरल के परिषद में मात्र 3 ही सदस्य थे, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा अब क्या किया गया कि गवर्नर जनरल के परिषद में विधि सदस्य के रूप में एक चौथे सदस्य को भी शामिल किया गया। यानी अब फिर से 3 के जगह परिषद में अब 4 सदस्य हो गए और वह जो चौथा सदस्य था वह विधि सदस्य बनता। यानी वह चौथा सदस्य कोई आम आदमी नहीं होता बल्कि विधि सदस्य होता। क्यों? गवर्नर जनरल को कानूनी सलाह देने के लिए।
तो जब चौथे सदस्य को विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया तो पहला विधि सदस्य कौन बने, तो वह लॉर्ड मैकाले बने। पहले विधि सदस्य कौन बने, तो लॉर्ड मैकाले बने। तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य को तो शामिल किया गया, लेकिन यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि वह विधि सदस्य परिषद में भाग तो ले सकते थे, लेकिन वह मतदान नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उस विधि सदस्य को इस परिषद का अभी पूर्णकालिक सदस्य नहीं बनाया गया था, इसलिए वो सिर्फ परिषद के कार्यों में मतलब भाग ले सकते थे, लेकिन किसी भी मामलों में वह मतदान नहीं कर सकते थे। फिर बात करें कि इसी एक्ट के द्वारा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही भारत में पहली बार एक विधि आयोग का गठन किया गया था। कब? 1834 ईस्वी में। इसमें कुल कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे, यानी 4 सदस्यों वाली एक विधि आयोग का गठन किया गया था 1834 ईस्वी में। और किसकी अध्यक्षता में, यानी इस पहले विधि आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो लॉर्ड मैकाले बने थे। लेकिन यह भारत के स्वतंत्र होने से पहले की बात है, क्योंकि 1834 में इसकी स्थापना की गई थी, इसका गठन किया गया था। लेकिन अगर स्वतंत्र भारत की बात करें तो स्वतंत्र भारत में पहले विधि आयोग का गठन, प्रथम विधि आयोग का गठन 1955 में किया गया था। और किसके अध्यक्षता में, यानी उसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो MC शीतल वार्ड बने थे, जो भारत के प्रथम महान्यायवादी भी थे, जो भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल भी थे। फिर बात करते हैं कि इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। कहने का मतलब यह हुआ कि यहां पर जो हम लोग पढ़े कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को तो समाप्त किया गया, लेकिन चीन के साथ एवं चाय के व्यापार का एकाधिकार अभी भी जारी रहा। लेकिन क्या हुआ कि 1833 के अब चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। मतलब चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार का जो एकाधिकार अभी भी कंपनी के पास बचा हुआ था, तो उस एकाधिकार को भी जो है अब 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो इसलिए जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो आपको इन 2 बातों पर ध्यान देना है कि 1813 का चार्टर एक्ट होगा या 1833 का चार्टर एक्ट होगा। अगर उसमें बोले कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया तो वह होगा 1833 का चार्टर एक्ट। लेकिन अगर पूछे कि 1833 ये कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया चीन के साथ व्यापार एवं चाय के व्यापार को छोड़कर, तो वह होगा 1813 का चार्टर एक्ट। फिर बात करते हैं कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त करके कंपनी को अब प्रशासनिक एवं राजनीतिक दायित्व सौंपा गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 1833 के एक्ट से पहले तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक व्यापारिक निकाय के तौर पर जानी जाती थी, एक व्यापारिक संस्था के तौर पर जानी जाती थी। लेकिन क्या हुआ कि जब 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, तो इसका मतलब अब यह हुआ कि इसी एक्ट के द्वारा कंपनी जो इससे पहले व्यापारिक निकाय के रूप में जानी जाती थी, तो अब वह कंपनी व्यापारिक संस्था के रूप में नहीं जानी जाएगी, बल्कि शुद्ध रूप से यानी पूर्ण रूप से अब ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासनिक एवं राजनीतिक निकाय के रूप में जानी जाएगी, प्रशासनिक एवं राजनीतिक संस्था के रूप में जानी जाएगी। क्यों? क्योंकि अब इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासनिक एवं राजनीतिक दायित्व सौंपा गया। तो इसलिए अब यह व्यापारिक निकाय के रूप में इनकी पहचान समाप्त हो गई और यहां से अब इनकी पहचान प्रशासनिक एवं राजनीतिक निकाय के रूप में शुरू हुई। फिर बात करते हैं अगले प्रावधान के बारे में। तो इसी एक्ट के द्वारा सरकारी पदों के चयन में भारतीयों को, किसी भी भारतीयों को धर्म, वंश, रंग या जन्म स्थान के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। और किस धारा के तहत, किस एक्ट के तहत? तो धारा 87 के तहत। तो सरकारी पदों के चयन में किसी भी भारतीयों को धर्म, वंश, रंग या जन्म स्थान के आधार पर अयोग्य नहीं
ठहराया जाएगा तो कौन से चार्टर एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया? 1833 के चार्टर एक्ट, और धारा पूछे तो धारा 87 के तहत। तो जब इस तरह का प्रावधान किया गया तो इसका मतलब यह हुआ कि अब भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। यानी अगर आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा कि किस एक्ट के तहत भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का पहली बार मौका मिला, तो वह होगा 1833 के चार्टर एक्ट। क्यों? क्योंकि इस लाइन का मतलब यही हुआ कि सरकारी पदों के चयन में अब भारतीयों को धर्म, वंश, रंग, जन्म स्थान के आधार पर उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। फिर बात करते हैं अगले प्रावधान के बारे में कि इस एक्ट के द्वारा अंग्रेजों को बिना लाइसेंस भारत में आकर बसने एवं व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई। तो यहां समझने से पहले 1813 के एक प्रावधान के बारे में बात करें तो यहां पर देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तुरंत कि अंग्रेजों को भारत में आकर बसने एवं व्यापार के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया गया था। यानी यहां 1813 के द्वारा उन्हें लाइसेंस अनिवार्य किया गया था, लेकिन अब क्या हुआ कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा अब उनके लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। यानी लाइसेंस रहे या ना रहे, कोई भी ब्रिटिश व्यक्ति, कोई भी ब्रिटिश व्यापारी वह भारत में आकर बस सकते हैं और भारत में व्यापार कर सकते हैं। तो लाइसेंस की स्वतंत्रता जो है वह किस एक्ट के द्वारा दी गई? तो वह 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा दी गई। लेकिन लाइसेंस की अनिवार्यता किस एक्ट के द्वारा की गई थी? तो वह 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। फिर बात करते हैं कि अगले प्रावधान के बारे में। तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा पूरे देश के लिए एक ही बजट का प्रावधान किया गया भारत में पहली बार। नहीं तो अलग अलग प्रेसिडेंसी में अलग अलग बजट पेश किए जाते थे, तो लेकिन अब 1833 के द्वारा पूरे देश के लिए एक ही बजट पेश किया जाता। फिर बात करते हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। और जब इस एक्ट के द्वारा दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया तो फिर आगे चलकर 1843 ईस्वी में नियम 5 के द्वारा इस दास प्रथा का पूर्ण रूप से उन्मूलन किया गया। इस दास प्रथा पर पूर्ण रूप से रोक लगा दिया गया था। फिर बात करते हैं अगले प्रावधान के बारे में। तो अगला पॉइंट यह है कि 1833 के चार्टर एक्ट में ही भारत के संविधान निर्माण का आंशिक संकेत दिखाई देता है। तो भारत के संविधान निर्माण का पहली बार आंशिक संकेत यानी एक छोटा सा संकेत हमें किस एक्ट में दिखाई देता है? तो वह 1833 के चार्टर एक्ट में। फिर बात करते हैं तो यह क्यों दिखाई देता है, तो इस बात को भी समझिए। इसके कई सारे कारण थे। तो एक था कि मतलब संविधान निर्माण का आंशिक संकेत कैसे दिखाई देता है, तो इसके कारण को समझिए कि पहली बार इसी एक्ट के द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया गया। पहली बार इसी एक्ट के द्वारा भारतीयों को मतलब देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया। तो यही सब कारण थे। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट में भारत के संविधान निर्माण का आंशिक संकेत हम लोगों को दिखाई देता है। अब बात करते हैं अगले चार्टर एक्ट के बारे में। अगले चार्टर एक्ट वह है 1853 का चार्टर एक्ट। तो 1853 का चार्टर एक्ट यह ब्रिटिश सत्ता का, ब्रिटिश भारत का अंतिम चार्टर एक्ट था, अंतिम राजलेख था। तो प्रथम चार्टर एक्ट कौन था? जब भारत में ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुई तो प्रथम चार्टर एक्ट था 1793 का चार्टर एक्ट। प्रथम राजलेख था 1793 का राजलेख। लेकिन ब्रिटिश सत्ता का अंतिम चार्टर एक्ट कौन सा था? तो वह 1853 का चार्टर एक्ट। तो इन दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है। प्रथम 1793 और अंतिम 1853 होगा। फिर बात करें कि इस एक्ट के द्वारा अब गवर्नर जनरल के परिषद को विधायी कार्यों गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया। मतलब यह हुआ कि अब जो परिषद के पास इससे पहले विधायी एवं प्रशासनिक दोनों कार्य थी, लेकिन अब क्या किया गया कि इस एक्ट के द्वारा विधायी कार्यों को यानी विधायिका को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया। क्या प्रावधान किया गया इस एक्ट के द्वारा? तो इस एक्ट के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल के कानून बनाने के लिए भारत में एक
अलग से विधान परिषद की स्थापना की गई, यानी गवर्नर जनरल के लिए एक अलग से ही विधान परिषद की स्थापना की गई भारत में, जो हम कह सकते हैं कि एक तरह से वह केंद्रीय लेवल पर था, यानी केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी। क्षेत्रीय विधान परिषद की नहीं, बल्कि केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी। और यह केंद्रीय विधान परिषद का स्वरूप ठीक वैसा ही था जैसा ब्रिटिश संसद का था, यानी ब्रिटिश संसद में जो क्रियाकलाप संपन्न होती थी वही क्रियाकलाप इस केंद्रीय विधान परिषद में भी संपन्न होने लगा। बात करते हैं कि जब इस एक्ट के द्वारा पहली बार केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई कानून बनाने के लिए, विधि का निर्माण करने के लिए, तो इस परिषद में कुल सदस्य कितने थे? तो कुल 12 सदस्य थे। और ये जो 12 सदस्य थे वह किसी भी मतलब कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के, मतलब किसी भी क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व ही यह 12 सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, यानी अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व वो इनके सदस्य बनते थे, केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य बनते थे। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व इस केंद्रीय विधान परिषद के जब सदस्य बनने लगे, तो इसका मतलब यह हुआ कि 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में पहली बार स्थानीय या क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को लागू किया गया। तो पहली बार स्थानीय या क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को लागू किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। किसमें किया गया? तो केंद्रीय विधान परिषद की जब स्थापना की गई तो उसी के द्वारा इस क्षेत्रीय या स्थानीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को लागू किया गया था। फिर बात करते हैं कि इस एक्ट के द्वारा विधि सदस्य को गवर्नर जनरल इन काउंसिल का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। तो यहां पर देखिए 1833 के चार्टर एक्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पहली बार गवर्नर जनरल के परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया था, लेकिन अभी वह पूर्णकालिक सदस्य नहीं बना था। लेकिन अब 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा अब उसी विधि सदस्य को गवर्नर जनरल इन काउंसिल का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। तो जब पूर्ण सदस्य बना तो अब इसका मतलब यह हुआ कि अब वो विधि सदस्य परिषद में भाग भी ले सकते थे, यानी भाग तो ले ही सकते थे, लेकिन अब वह मतदान भी कर सकते थे। लेकिन 1833 के एक्ट के द्वारा वह मतदान नहीं कर सकते थे, लेकिन 1853 के द्वारा अब वह मतदान भी कर सकते थे, किसी भी मुद्दों पर मतदान भी कर सकते थे। फिर बात करते हैं अगले प्रावधान के बारे में। तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार सिविल सेवकों की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर शुरू की गई। कहने का मतलब यहाँ यह हुआ कि यहाँ अलग अलग भाषा में जो है आपको प्रश्न दिया जाएगा। तो आइए इसे समझते हैं। इससे पहले क्या था कि इस एक्ट के पारित होने से पहले सिविल सेवकों की भर्ती या चयन या फिर नियुक्ति जो होती थी वह नामजदगी के हिसाब से होती थी, नामांकन के हिसाब से होती थी। उनका मनोनयन किया जाता था, लेकिन उनको चयनित किया जाता था। लेकिन अब क्या था कि इस एक्ट के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अब इंग्लैंड में जो वार्षिक परीक्षा जो होती थी सिविल सेवकों के लिए प्रति वर्ष, या फिर हम कह सकते हैं कि खुली प्रतियोगिता जो होती थी प्रत्येक वर्ष, कहाँ होती थी? इंग्लैंड में सिविल सेवकों के लिए। तो वह प्रत्येक वर्ष वह खुली प्रतियोगिता नहीं होती थी। पहले तो क्या होता था, उनका सीधा चयन कर दिया जाता था, पहले उनका नामांकन कर दिया जाता था। लेकिन इस एक्ट के द्वारा अब क्या होगा कि इंग्लैंड में प्रत्येक वर्ष जो सिविल सेवकों की जो नियुक्ति होगी तो वह खुली प्रतियोगिता के आधार पर होगी, वह प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होगी, वह वार्षिक प्रतियोगिता के आधार पर होगी। तो वह किस एक्ट के द्वारा यह प्रावधान किया गया? तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा यह प्रावधान किया गया। यहां पर दूसरे शब्द में भी आपको प्रश्न दिया जा सकता है कि किस एक्ट के द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति नामजदगी के स्थान पर
प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर उनकी नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया। किसी भी कर्मचारियों की नियुक्ति, चाहे वह सिविल सेवक हो या कोई भी, तो वह 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो यह बात उम्मीद करते हैं कि आपका क्लियर हुआ होगा कि यानी इससे पहले सिविल सेवक की जो नियुक्ति होती थी वह नामांकन के आधार पर होती थी, लेकिन अब इनकी नियुक्ति वह प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होगी। अब इनकी नियुक्ति खुली प्रतियोगिता के आधार पर होगी। अब इनकी नियुक्ति वार्षिक प्रतियोगिता के आधार पर होगी। कहां पर? तो वह इंग्लैंड में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस एक्ट के द्वारा पहली बार भारतीयों के लिए भी सिविल सेवा खोल दिया गया, यानी सिविल सेवा का रास्ता भारतीयों के लिए भी अब खोल दिया गया था। फिर बात करते हैं कि इस एक्ट के द्वारा अंतिम प्रावधान के बारे में, तो वह है कि बंगाल के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करने के लिए पहली बार एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया था। तो वह किस एक्ट के द्वारा? तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो यह तो आज हम लोगों का ब्रिटिश कंपनी के शासन के अंतर्गत जितने भी अधिनियम पारित हुए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 के चार्टर एक्ट तक, तो वह हम लोगों का समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट क्लास जो आएगी तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जब ब्रिटिश क्राउन का, ब्रिटिश ताज का भारत पर जब शासन स्थापित हुआ तब उसके अंतर्गत कौन कौन से अधिनियम पारित हुए, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।